एज अ रिटेल इन्वेस्टर रियल एस्टेट में कोई कैसे इन्वेस्ट करेगा, जरा कमेंट करके बताइए। मैं आदित्य अयंगार CFA आपका स्वागत करता हूँ मास्टर द मार्केट में, एंजल वन की सीरीज जो यहाँ हर संडे मार्केट के सारे कॉम्प्लेक्स सवालों का सरल भाषा में जवाब देती है। वीडियो की शुरुआत करने से पहले हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि ऐसे हाई वैल्यू एजुकेशनल वीडियोस आपसे मिस ना हो। अब रियल एस्टेट में कैसे इन्वेस्ट किया जाता है फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स, ये तो हम आज समझेंगे, लेकिन इससे पहले रियल एस्टेट की कुछ मैकेनिक्स समझिए, क्योंकि रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते समय कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं। अब इन मैकेनिक्स को समझने के बाद हम ये देख सकते हैं कि इन प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया जाए। पूरी दुनिया में आप किसी भी एसेट में इन्वेस्ट कीजिए, आपको रिटर्न्स दो तरीके से मिलते हैं। सबसे पहला है इनकम, जो स्टॉक्स के केस में डिविडेंड से आता है या फिर किसी बॉन्ड के केस में इंटरेस्ट से आता है। और दूसरा है कैपिटल अप्रिसिएशन, जो ऑब्वियसली आपको स्टॉक्स के केस में तब मिलता है जब स्टॉक की प्राइस बढ़ती है। अब यही सेम चीज रियल एस्टेट के केस में देखिए, इनकम आपको रेंट से मिलता है और कैपिटल अप्रिसिएशन ऑब्वियसली वही बात है, जब घर का प्राइस बढ़ता है आपको कैपिटल अप्रिसिएशन से गेन मिलता है। लेकिन ना रियल एस्टेट में कुछ फंडामेंटल इश्यूज है। चलिए सबसे पहले इनकम के इशू को डाइसेक्ट करते हैं। रियल एस्टेट के केस में इनकम कमाने आप प्रॉपर्टी को रेंट आउट करोगे, लेकिन रेंट आउट करने पर मैनेजमेंट करनी पड़ती है बॉस। आप कोई रेसिडेंशियल या कमर्शियल प्रॉपर्टी तो ले लोगे, लेकिन इस प्रॉपर्टी को रेंट आउट करने टेनेंट्स ढूंढना, इनकी ड्यू डिलिजेंस करना, इनसे टाइम पे रेंट लेना, ये सारी चीजें काफी ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग और एक्सपेंसिव होती है। अब इसे फिक्स करने आप किसी प्रॉपर्टी मैनेजमेंट कंपनी के सर्विसेज को हायर कर सकते हो, लेकिन ऑब्वियसली ये सस्ती नहीं होती। फिर रही बात कैपिटल गेन्स की, आपने घर खरीदा 1 करोड़ में और करंटली उसकी वैल्यू है 1.5 करोड़। अब अगर आपको इसको बेचना है तो फिर एक बार एक चैलेंज आ जाता है, क्योंकि रियल एस्टेट ये बहुत ज्यादा इनलिक्विड इन्वेस्टमेंट होती है। हर एक घर अलग होता है, वो अलग लोकेलिटी में होता है, अलग एरिया में होता है और किसी भी प्रोस्पेक्टिव बायर के अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होते हैं। तो आपको एज अ सेलर एक बायर के साथ मैच होने काफी ज्यादा टाइम लगता है, और मान लो आपको एक बायर मिल भी गया तो आप दोनों के टर्म्स और एक्सपेक्टेशंस मैच करना एक और चैलेंज है। तो ये प्रॉब्लम फिक्स करने आप चले जाते हो एक रियल एस्टेट एजेंट के पास, जो आपको ये घर बेचने में हेल्प करेगा, लेकिन इससे आपके ट्रांजैक्शन कॉस्ट जो पहले भी हाई थे ये और भी ज्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि रियल एस्टेट बेचने पर गवर्नमेंट के तो कॉस्ट आते ही है, लेकिन रियल एस्टेट एजेंट्स ब्रोकरेज भी चार्ज करते हैं। नाउ व्हाट इफ आई टोल्ड यू इन दोनों प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने एक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, जो है एक रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। भारत में कुछ ऐसी कंपनीज होती है जो एक ट्रस्ट के रूप में स्ट्रक्चर की जाती है। इनका काम होता है अलग अलग प्रॉपर्टीज खरीदना, उन्हें मैनेज करना, उनसे रेंट कमाना और समय आने पर कैपिटल गेन के लिए इन प्रॉपर्टीज को सेल करना। जो प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सर्विसेज की हमने बात की, इन सारे रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट का काम ही होता है ये सर्विस अपने इन्वेस्टर्स को प्रोवाइड करना, क्योंकि जो सारी बिल्डिंग्स और प्रॉपर्टीज वो खरीदते हैं वो उनकी एंड टू एंड मैनेजमेंट भी करते हैं। साथ ही रियल एस्टेट के सेक्टर में डाइवर्सिफाइड रहने ये सारी कंपनीज हमेशा ऑन द लुकआउट रहती है नई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज के लिए। और साथ ही खास बात यह है कि गवर्नमेंट रेगुलेशंस के हिसाब से ये जो भी रेंट कमाते हैं इनको उस रेंट का 90% देना होता है आपको, द इन्वेस्टर्स। एंड गेस व्हाट, ये जो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट होते हैं, जिन्हें शॉर्ट में रीट्स बोला जाता है, ये स्टॉक मार्केट पर लिस्टेड होते हैं। इन पर इतने बड़े ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं लगते और ये रिलेटिवली लिक्विड भी होते हैं। सो फॉर द रिटेल इन्वेस्टर रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने रीट्स कैन बी अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑप्शन, लेकिन डायरेक्टली रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने का भी एक फायदा होता है, और ये फायदा तब मैक्सिमम होता है जब आपको उस घर के अंदर रहना है, एंड दैट इज वाया सेक्शन 54 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। ये समझने एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो आपने कई सालों से सेविंग्स किए हैं और करंटली आपके पास एक स्टॉक और म्यूचुअल फंड्स का पोर्टफोलियो है। ऑब्वियसली इस पूरे पोर्टफोलियो पर आपको कैपिटल गेन्स टैक्स देना होगा अगर आप इसको बेचते हो, लेकिन अगर आप इसे बेचकर घर खरीदते हो या फिर एक नया घर बनाते हो तो आपका सारा कैपिटल गेन्स टैक्स माफ हो जाता है। अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट की सेल की डेट से या तो 1 साल पहले या 2 साल बाद एक नया घर खरीदते हो या फिर 3 साल बाद एक नया घर बनाते हो, तो आपका जो कैपिटल गेन्स टैक्स बनता है वो अप टू 10 करोड़ माफ हो जाता है। लेकिन इन स्पाइट ऑफ दिस, अगर आगे जाके आपके प्लान्स है इस घर को बेचने के, तो ये इलिक्विडिटी इश्यूज फिर एक बार आपको प्रॉब्लम्स दे सकते हैं। एनीवे, अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया और इंटरेस्टिंग सीखने मिला तो इसे लाइक कीजिए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आप ऐसे हाई वैल्यू एजुकेशनल वीडियोस मिस ना करें। मैं आपको मिलूंगा अगले संडे, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप इंप्रूविंग। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.